दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज जो टॉपिक्स है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास, जैसे हमने इसके पहले टॉपिक में बता दिया है, चचनामा जिसे फतहनामा भी कहते हैं। इसके बाद में तहकीकात हिंद, उसी को किताबुल हिंद भी कहते हैं, आया है। चचनामा से सिंध पर अरबों के आक्रमण का पता चलता है। ठीक उसी तरीके से किताबुल हिंद, जिसे तहकीकात हिंद कहते हैं, उससे भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का पता चलता है। ठीक उसी तरीके से ये है ताज उल मासिर, ये पुस्तक है। ताज उल मासिर जो है ये पुस्तक है। ये क्या है? ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। पूरा नाम है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। हालांकि इन्हें मुख्य रूप से हसन निजामी के नाम से जाना जाता है, हसन निजामी। तो ताज उल मासिर ये पुस्तक किसने लिखा है? राइटन बाई सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पुस्तक है। कई बार यूपीपीसीएस में, टीजीटी, पीजीटी में, सिविल सर्विस में, कई बार यूपीएससी के लेवल पर, यानी कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उच्च एग्जामों में पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर बड़े एग्जामों में। फिर भी ताज उल मासिर का लेखक कौन है? हसन निजामी। पूरा नाम है क्या? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, प्रसिद्ध हैं हसन निजामी के लिए। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। अब एक मिनट के लिए थोड़ा सा हम इनके बारे में समझेंगे। सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी हैं कौन? ये देखिए, खुरासान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी? खुरासान के। खुरासान या खुरासान, खुरासान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? खुरासान के निवासी हैं। और इनकी खास विशेषता क्या है? ये निसापुर के थे। खुरासान के निवासी हैं। खुरासान में कहाँ पे थे? खुरासान बड़ा है, खुरासान के निसापुर के, निसापुर के, खुरासान के ये निसापुर के निवासी हैं। हुआ क्या था? खुरासान में मंगोलों का आक्रमण बहुत था। मंगोलों का आक्रमण जो है बहुत तीव्र गति से था। खुरासान में मंगोलों के आक्रमण के भय से खुरासान में अस्थिरता आ गई थी, राजनीतिक अव्यवस्था आ गया था, जिससे मंगोलों के आक्रमण से खुरासान के निवासी, खुरासान के कहाँ के? निसापुर के निवासी हसन साहब चले आए थे। कहाँ पर? भारत में। इनके आक्रमण के अत्याचार से कहाँ चले आए? भारत भाग आए थे। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पूछा नहीं जाता लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। ये हसन निजामी साहब खुरासान के निवासी थे। मंगोलों के आक्रमण के अत्याचार के कारण भारत भाग गए। और भारत में आकर के उस समय भारत में शासक कौन था? उस समय भारत में शासक थे कौन? भारत में शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे। कौन शासक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब एक कुतुबुद्दीन ऐबक महोदय जो है, उसे आप इनके बारे में जान भी चुके होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। इन्हें पील बख्श के भी नाम से जाना जाता है, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता, कुरान खां, क्योंकि ये कुरान का अध्ययन विस्तार में कर चुके थे। कई इनके नाम दिए गए हैं। हातिम द्वितीय भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक का मतलब ही होता है चंद्रमा के समान देवता, यानी कि सुशीलता का प्रतीक है। तो इनके दरबार में ये हसन निजामी साहब आते हैं। हसन निजामी साहब ने इनकी योग्यता को देखते हुए, किसकी योग्यता को? हसन निजामी की योग्यता को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अपने यहाँ नौकरी दे दिया। नौकरी दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी को। और इन्हीं के कहने पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर हसन निजामी साहब ने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। इससे स्पष्ट होता है कि ताज उल मासिर से, या कहिए हसन निजामी के द्वारा जो बताया गया है, ताज उल मासिर से हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होता है। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमको सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के घटनाओं के बारे में ताज उल मासिर एक पुस्तक है जो लिखा हसन निजामी साहब ने। खास विशेषता इसकी क्या रही है? इस पुस्तक की खास विशेषता, इतना हम मिटा दें, फोटो खींचना चाहें खींच लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसकी खास विशेषता क्या रही है भैया इस पुस्तक की? ये पुस्तक देखिए लिखा क्या गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और आप ये जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पर कब बैठते हैं? 1206 से गद्दी पर बैठते हैं और 1210 में इनका मृत्यु हो जाता है। मात्र 4 वर्ष शासन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में याद है, 1210 में इनका मृत्यु हो जाता। चौगान खेल रहे थे, चौगान माने पोलो, घोड़े पर बैठ करके अपना ऐसे मार रहे थे जो भी, तो घोड़े से गिर गए, इनका मृत्यु हो गया। ज़्यादा अपनी शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाए थे, तो इन्हीं के कहने पर इन्होंने लिखा। मुख्य रूप से इनके बारे में लिखा गया है, लेकिन इनके बाद में जो आते हैं, इनके बाद में, अवश्य तो इनके बाद में इनके पुत्र हैं। अब इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। अभी जो मिनहाज उस सिराज है, मिनहाज उस सिराज, अभी आएंगे एक मिनहाज उस सिराज, इन्होंने तबकात नासरी पुस्तक लिखा है। इनकी पुस्तक क्या है? तबकात नासरी। ये भी खूब पूछा जाता है। तबकात नासरी पुस्तक में मिनहाज उस सिराज ने बताया है कि इनके कोई पुत्र ही नहीं था, इनके मात्र 3 पुत्रियां थीं। तो और आगे अबुल फजल आते हैं। अबुल फजल ने बताया कि इनके कोई पुत्र नहीं था, आराम सा इनका भाई है, भ्राता है। तो इतिहासकारों में मिनहाज उस सिराज भी आएंगे, इनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। इनकी पुस्तक तबकात नासरी है। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बताया है कि इनके कोई पुत्र नहीं थे, मात्र 3 पुत्रियां थीं। इसको अभी हम हटा देते हैं, मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी। तो इनके बाद में आराम शाह आते हैं, लेकिन ये मात्र 8 वर्ष शासन करते हैं। कुछ लोग बताते हैं आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं इनके पुत्र नहीं हैं। यहाँ मतभेद है, लेकिन ये स्पष्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। आराम शाह नाम ही इनका है और ऐसे आराम करने वाले थे। नाम से स्पष्ट है कि ये व्यक्ति, ये शासक अयोग्य, विलासी, निकम्मा, यानी कि शासन के योग नहीं,
दुर्बल शासक साबित होते हैं। मात्र 8 वर्ष के बाद में इन्हीं के दामाद आते हैं और इनके, अगर ये इनके पुत्र हैं तो इनके बहनोई हो जाते हैं और उनका नाम क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मिस में बड़ा सा रहेगा भैया, छोटा सा नहीं। एक बार हमने गलती से लिख दिया था, वो हो जाता है। तो इल्तुतमिश जो है इनके दामाद हैं और अगर ये इनके पुत्र हैं तो इनके क्या हो गए भैया? इनके हो गए ये बहनोई, तो ये साला हो गए। युद्ध होता है, युद्ध में इन दोनों में से ये मारे जाते हैं, ये विजयी रहते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में मुख्य रूप से इल्तुतमिश ही है। ये तो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से तो जो ताज उल मासिर है ये यहाँ तक की घटनाओं का कुछ विवरण देता है। इनके घटनाओं का विवरण देता है, विवरण इनके घटनाओं का। इसका मतलब ये देखिए 1206 से 1210 और ये 1210 से 1211 तक शासन करते हैं। और ये जो है इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1200 का मतलब क्या? 1206, 1212, 1236, इसका मतलब हो गया 13वीं शताब्दी का या 13वीं सदी का पूर्वार्ध। 13वीं सदी का पूर्वार्ध, इसका मतलब जो है ताज उल मासिर जो पुस्तक है 13वीं सदी के पूर्वार्ध की घटनाओं का जानकारी देता है। यही इतना नहीं, इनके पहले ये किसके गुलाम है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गुलाम है गोरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है किसके? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी को सभी लोग जानते होंगे। मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का रहने वाला था, सभी जानते हैं, इनके बारे में हम बता चुके हैं। तो मोहम्मद गोरी के ये गुलाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ऐसा माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलामी की दासता से मुक्ति नहीं पाए थे। मोहम्मद गोरी के गुलामी की दासता से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दासता से या गुलामी से मुक्ति नहीं पाए थे, क्योंकि इनके जो भी सिक्के मिले हैं इनके नाम का सिक्का नहीं मिला है, इनके नाम का खुतबा पढ़ा हुआ नहीं मिला है, इनसे कोई संबंधित जो है उस प्रकार का सिक्का नहीं मिला। सिक्के जो मिले हैं इनसे संबंधित मिले हैं, शासने किए हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि ये गुलाम के रूप में ही रह चुके हैं। शासक जरूर बने हैं लेकिन इन्होंने अपनी गुलामी से मुक्त नहीं दिलाया था। फिर भी जो भी है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ये हैं हसन निजामी साहब। हसन निजामी साहब ने इनके भी बारे में कुछ जानकारी लिखा है। तो ये 1206 के पहले 1100 कुछ की घटनाओं में, 1100 कुछ की घटनाओं में अगर हम लेते हैं 1100, हम कहते हैं 98, 99, 92 जो भी लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये 13वीं सदी का पूर्वार्ध। और इनकी अगर जानकारी लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 12वीं सदी का उत्तरार्ध। 12वीं सदी का उत्तरार्ध। तो इसका मतलब क्या होता है? 1192 से लेकर घटना है 1192 ईस्वी। इसलिए 1192 हम देखते हैं। देखिए जब आप पढ़ेंगे तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान पहली बार विजयी होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो प्रताप योग नेता थे, प्रतापी राजा थे, वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण और उतना दूरदर्शी देखे नहीं, हार जाते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। कौन? तराइन का पहला युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। पानीपत अलग है, पानीपत अभी नहीं आएगा। पानीपत का पहला युद्ध होता भैया 1526 में जब बाबर आते हैं, फिर दूसरा होता है 1556 में
वो अकबर के समय। फिर तीसरा होता है 1761 में, पानीपत अभी नहीं आएगा। अभी यह तराइन का पहला युद्ध हुआ है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में, जिसमें ये पहली बार हारते हैं। ये मोहम्मद गोरी की दूसरी हार थी। और दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। तो यहीं से मोहम्मद गोरी के 1192 के युद्ध से घटनाओं का जानकारी जो है, यहाँ तक की जानकारी हमको प्राप्त मिलता है। इसका मतलब ये क्लियर बता रहा है ये पार्ट 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध की घटना बता रही। 11 मतलब 11 से 17 तक है। तो पहला का भी वर्णन किया है। तो अगर हम देखते हैं इस पुस्तक को, इसका मतलब 1191 से अगर हम लेते हैं तो 1191 से लेकर 1217 तक ईस्वी की घटनाओं का भारतीय इतिहास के राजनीतिक, यहाँ दिख नहीं रहा भैया, ठीक है, हम आगे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ताजुल मासिर जो पुस्तक है हसन निजामी साहब ने जिसको लिखा है, तो 1191 से लेकर 1217 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये किसकी जानकारी देता है? 1191 ईस्वी से लेकर 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का विशद जानकारी देता है। 1217 का तक लेते हैं तो 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और 1191-92 या वहाँ से लेकर लेते हैं तो इसका मतलब 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध की घटनाओं को विशद जानकारी देता है, विविध जानकारी। ये भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक घटनाओं का, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। 1206 में भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित करते हैं, या कहिए तुर्क सत्ता स्थापित करते हैं, या कहिए पहली मुस्लिम तुर्क सत्ता स्थापित करते हैं। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाया। भारत में इस्लामी परंपरा का पहला तुर्क मस्जिद, पहला मुस्लिम मस्जिद इन्होंने ही बनवाया था दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम। और दूसरा बनवाते हैं अजमेर में, जो एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़वा के बनवाते हैं, नाम देते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। वो भी मस्जिद है, 2.5 दिन में बनता है। जो कुब्बत उल इस्लाम बना है वो भी बताते हैं कि एक मंदिर, कोई इस प्रकार की संस्था ही था। तो ज़्यादातर इन्होंने मंदिरों को तोड़ करके ही जो है उसके स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए जो है मस्जिद बनवाया। जबकि इनके जो मोहम्मद गोरी थे, मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण ज़्यादातर राजनीतिक था, धार्मिक कम था। इनका जो है जो क्षेत्र है, इनका जो है राजनीतिक कम है, धार्मिक ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने कई मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाया। स्थापत्य कला के लिए ये जाने गए हैं, स्थापत्य कला में ये कुछ काम किए हैं। कुतुब मीनार का भी इन्होंने ही निर्माण कराया है दिल्ली में। बख्तियार काकी, ये सूफी संत हैं, बख्तियार काकी के याद में इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण काम शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो पाया, इनका मृत्यु हो गया। और वो कार्य पूरा कौन करते हैं? इनके दामाद जो है इल्तुतमिश पूरा करते हैं। उस पर बहुत कहानी है क्या नाम, कुतुब मीनार पर, उसको कुतुब मीनार पे अलग चर्चा होगा। तो ये जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसके साथ में मोहम्मद गोरी के कुछ यहाँ से घटनाओं की, और इसके बाद में इल्तुतमिश के भी कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से यहाँ से लेकर इतनी की जानकारी प्राप्त होती है। तो मुख्यतः ये तो मध्यकालीन इतिहास, जहाँ से पहली बार भारत में तुर्की सत्ता स्थापित होता है, भारत में कोई मुस्लिम सत्ता स्थापित होता है, तो विशद जानकारी हमको ताज उल मासिर के पुस्तक से मिलती है, जिसको हसन निजामी साहब ने विधिवत ढंग से लिखा है। यही इतना नहीं, आगे हम देखते हैं क्या बताते हैं इसकी खास विशेषताओं में से जो रहा है। तो इसको हटा दिया जाए, फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट जो भी, ठीक, ओके। इसकी खास विशेषता क्या थी? इन्होंने देखिए जो ये पुस्तक लिखा है हसन निजामी साहब ने, हसन निजामी साहब जानकार हैं काफ़ी से ज़्यादा,
तो हसन निजामी साहब ने ये जो पुस्तक लिखा है, पुस्तक मुख्य रूप से जो है लिखा है मुख्यतः अरबी भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में मुख्यतः किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में। लेकिन कहीं कहीं छिटपुट रूप से फारसी शब्द का भी प्रयोग किया, फारसी भाषा का भी प्रयोग कहीं कहीं फारसी भाषा का भी प्रयोग किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह अरबी और फारसी दोनों का मिश्रण रूप रहा। दोनों का क्या रहा? दोनों का मिश्रण। इसकी यही विशेषता है। ताज उल मासिर जो है, जो पुस्तक है हसन निजामी साहब की, मुख्यतः तो अरबी भाषा में। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चयन करना है, लेकिन फारसी भाषाओं में भी प्रयोग हुआ है। और पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि इस प्रकार की जो कोई पुस्तक आ रही है, यह पुस्तक अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में मिश्रित होकर के आ रही है। पहली बार किसी ने लिखा है। क्लियर होगा? और इसकी खास विशेषता क्या रही? देखिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसकी खास विशेषता जो रही है कि ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। दोनों पार्ट में लिखा गया है। हसन निजामी साहब ने जो लिखा है वो काबिल तारीफ है। अब जो भी लिखा है, देखिए, अच्छाई बुराई लिखना ये अलग चीज़ है। फिर भी यदि नहीं लिखे होते तो हमारे पास मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोतों में से कहाँ से स्रोत रहता, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जान पाते हैं। तो अब अच्छाई, जिस कोई भी लेखक राइटर है, जिस शासक के अंदर है, कोई भी, आज भी वही है, कल भी था, आगे बदला जा सकता है भविष्य में। अब लेखक के नीति शास्त्र नैतिकता पर निर्भर करता है किस प्रकार का वो लेखक है। लेकिन ज़्यादातर जो लेखक जिसके दरबार में रहते हैं उनकी प्रशंसा में ज़्यादातर लिखे जाते हैं। प्रशस्ति अलग है, लेकिन फिर भी प्रशस्ति जो होता है प्रशंसा में लिखा जाता है, ये अलग है। फिर भी प्रशंसा में ही रहेगी, इनकी आलोचनाएं कम किया जाएगा जो भी उसमें रहेगा ज़्यादातर। तो फिर भी हमें मानते हैं ये अरबी और फारसी का मिश्रण और गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसकी ये खास विशेषता रही है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद मिटा देते हैं, हम आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो इसकी खास विशेषता देखिए क्या रही है। इलियट महोदय हैं, इसको मिटा दिया जाए भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब देखिए खास विशेषता क्या रही है इसका। बाद में इलियट ने और एक और हैं, इलियट के साथ साथ में इनका नाम देखिए ध्यान में आ रहा है, डाउसन है। डाउसन, इलियट और डाउसन, इन दोनों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अंग्रेजी में जब अनुवाद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश भाषा का जानते हैं, प्रयोग जानते हैं। तो इलियट और डाउसन ने जो है ताज उल मासिर का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किया। इसके में और क्या होता है, देखिए जो हसन निजामी साहब हैं, इन्होंने केवल इतना ही नहीं प्रयोग किया है कि भारतीय राजनीति, तो 12वीं सदी के अंत का उत्तरार्ध कहिए, और 13वीं सदी के पूर्वार्ध के घटनाओं का जो इन्होंने वर्णन दिया है वो राजनीतिक है, भारतीय राजनीति से प्रेरित है, भारतीय राजनीति और उससे संबंधित विषयों पर है। लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ इसमें जो भारतीय खेल थे, भारतीय कृषि, जो कृषि के क्षेत्र है,
औद्योगिक क्षेत्र है, जो भी इसमें है, एक दो नहीं, भारतीय औद्योगिक है, कृषि है, और भी कह सकते हैं क्या नाम है, मनोरंजन है, साधन है, और मेला है, शहर है, मेला भी लिख सकते हैं, मेले, साधन लिख सकते हैं, जो भी साधन थे XYZ, यानी कि इत्यादि कह सकते हैं, जो भी है सबका इन्होंने कुछ ना कुछ छिटपुट उल्लेख कर दिया अपनी पुस्तक में कि भारतीय में मेले। देखिए अभी इनके बाद में जो इल्तुतमिश जो आएंगे उनको कई मेले में जा कर के बेचा जाता है, क्योंकि बेचने वाला पड़ता था खरीदने वाला। ये भी तो बिके हुए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी, उनको भी ला करके बेचा गया था, मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। इल्तुतमिश को भी बेचा गया है, इल्तुतमिश कई बार बिके हैं। और अंत में आते हैं गजनी में बिकने के लिए, जिसको 1000 जो है स्वर्ण मुद्रा जो है मोहम्मद गोरी जो है देना चाहते हैं, मोहम्मद गोरी, लेकिन वहाँ पे नहीं देते हैं। और जब बिक्री नहीं होता तो दिल्ली में उसको ला करके कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदते हैं। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर जा करके ख़रीदा है ना। तो वो आगे उसमें इल्तुतमिश वाले टॉपिक में है। तो इन पुस्तकों से हमें जानकारी प्राप्त होता है मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानने की स्रोत। एक चीज़ इसकी खास विशेषता क्या रही है, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया कि इन्हीं के आधार पर लगता है दिरहम, एक सिक्का है दिरहम और दिनार, 2 सिक्के इन्होंने बताया, दिरहम और दिनार 2 सिक्के हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। किसने चलाया था ये दोनों सिक्के? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दरबार में मुख्य रूप से थे, उन्हीं के यहाँ नौकरी किए थे। तो ये 2 सिक्के हैं, कौन चलाए हैं सिक्के? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक उतना समझ जाइएगा, 60 में मार दिए हैं। तो हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दिनार ये 2 सिक्के हैं, और इन दोनों सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। लेकिन और इतिहासकार और उनके समय के लोग ये बात मानने से इनकार करते हैं। इन्होंने बताया कि दिरहम और दिनार 2 सिक्के इन्होंने चलाए थे, लेकिन और लोग मानने से इनकार कर देते हैं। ये हाँ ठीक है, बस इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी एक खास विशेषता हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। ये ऐसी पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक ये है, ऐसी पहली पुस्तक भैया कि जो भारत की राजनीति को मध्य एशिया माने इस्लाम से और गजनी की राजनीति से अलग करता है। भारत की राजनीति को जो है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या राजनीतिक व्यवस्था को जो है, राजनीति को मध्य एशिया माने मुस्लिम या इस्लाम जगत कहिए, मध्य एशिया और गजनी के इतिहास से ये अलग करता है, यही बताता है। पहले मिले हुए पार्ट थे, इनको बताया कि किस प्रकार से भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचा अलग अलग स्तर से चल रही थी, जबकि मध्य एशिया में अलग था, गजनी में अलग था, इन्हीं के पुस्तक से। तो बहुत ज़्यादा इस पे नहीं चर्चा करना है, इतना जब जान जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी देता है, उनके पहले के गोरी के बारे में भी जानकारी देता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो आते हैं इल्तुतमिश के भी बारे में जानकारी ये देता है। तो राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ जो है और भी हमको जानकारी मिलता है, भारतीय खेल हैं, मेले हैं, साधन हैं, इत्यादि चीज़ें, इन सब के बारे में कहीं न कहीं इन्होंने वर्णन कर दिया है। हसन निजामी साहब देखिए
बहुत बढ़िया ही है, इन्होंने किताब जो लिखा है इनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन फिर भी अब उस समय की स्थितियाँ जो थी वो स्थितियों को अनुसार पे ही इन्होंने लिखा है जो देखा है। धन्यवाद। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थोड़ा लंबा जरूर बना है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। थोड़ा छोटा प्लान बनाए थे लेकिन ज़्यादा बन गया है, तो वीडियो अगर जो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। चलते समय एक बार आवाज़ के साथ बोल दें, जय हिंद, भारत माता की जय।